अब देखते जाओ जियो और फेसबुक मिलकर क्या आतंक मचाते हैं इंडिया में। फेसबुक ने अभी रिसेंटली $5.7 बिलियन यानी करीब 43,574 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है 9.99% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में। तो इससे रिलायंस जियो जो कि 3-4 साल पहले ही शुरू हुआ था, उनका वैल्यूएशन $65.95 बिलियन यानी 4.62 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा है। तो भैया ये मार्क भैया और मोटा भाई अंबानी मिलकर क्या चक्रव्यूह रच रहे हैं इंडिया के लिए, एक्चुअल में उनके क्या प्लान्स हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार फेसबुक का क्या बैकग्राउंड है, क्यों उनको जियो में इन्वेस्ट करना पड़ा, और वैसे ही जियो का क्या बैकग्राउंड है, जियो को क्यों फेसबुक की ज़रूरत पड़ी, इन दोनों का फ्यूचर प्लान्स क्या है, इससे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, और जो दूसरे स्टार्टअप्स और कंपनीज़ हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये डील सही से एग्जीक्यूट हो गई ना, जितना इम्पैक्ट जियो पिछले 3-4 साल में लेके आया उससे कई बड़ा इम्पैक्ट ये दोनों कंपनी मिलकर इंडिया में ला सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले यार थोड़ा कुछ फैक्ट जान लेते हैं इस डील के बारे में। पहली बात ये दुनिया का सबसे बड़ा डील है एक टेक्नोलॉजी कंपनी का जिसमें उनको एक माइनॉरिटी स्टेक मिला है। दूसरा, ये इंडिया का भी सबसे बड़ा FDI है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और तीसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार जिस वैल्यूएशन में जियो में स्टेक लिया गया है उससे जियो टॉप 5 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में इंडिया में आ जाता है। मतलब HDFC, ITC, इन्फोसिस जो कि कई सालों से कंपनीज चल रही है इंडिया में और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है, उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन जियो का है जो कि पिछले 3-4 साल में शुरू हुआ है। तो पहले इस डील में फेसबुक का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। फेसबुक जैसा कि आपको पता है कि यार 2004 में मार्क भैया ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शुरू किया था। आप देख लो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो। तो अभी फेसबुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन $500 बिलियन से ज़्यादा है और गूगल की तरह फेसबुक भी मोस्ट ऑफ द पैसे ऐड रेवेन्यू से ही कमाता है। तो गूगल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यार आप जब सर्च करोगे तो गूगल को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यार आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से वो आपका ऐड प्रोफाइल बनाएगा और वही ऐड प्रोफाइल वो एडवर्टाइजर्स को बेचेगा और उसी ऐड प्रोफाइल को यूज़ करके एडवर्टाइजर्स एड्स करेंगे। तो इसीलिए गूगल मोस्ट ऑफ द सर्विसेज फ्री रखता है। फेसबुक ने एक अनोखा आइडिया सोचा कि यार ऐड प्रोफाइल बनाने से अच्छा ये मस्त नहीं होता कि यार अगर यूज़र ही खुद ही बता देते कि यार उनको क्या क्या पसंद है। तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें भी उनको डेटा मिला और उन्होंने भी अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म खोल लिया। तो दोनों कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लग गए और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि यार जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे उतना ज़्यादा डेटा इन कंपनीज को मिलेगा और वही डेटा यूज़ करके वो इन्हीं लोगों को एड्स दिखाएंगे। तो इसलिए इनके मोस्ट ऑफ द सर्विसेज फ्री होते हैं। पर इसमें उन्होंने अज्यूम किया था कि यार सबके पास इंटरनेट तो होगा और अगर हम फ्री में अच्छी सर्विस देंगे तो लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ही। तो US में ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए, फिर ये धीरे धीरे यूरोप और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी एक्सपैंड किया। पर फिर उनको समझ आ गया कि यार जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यार जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा एड्स और उतनी ज़्यादा इनके लिए रेवेन्यू। तो ये दोनों कंपनियां दौड़े दौड़े चाइना के पास गए क्योंकि यार वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पर वहाँ पर उनको दिक्कत ये है कि यार चाइनीज़ गवर्नमेंट लोकल कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और बाहर की कंपनीज स्पेशली वो कंपनीज जो इनकी बात नहीं मानती, जो सेंसरशिप नहीं करती, उनको वो अलाउ नहीं करते। तो इसीलिए ना गूगल चाइना में एंट्री मार पाया और ना फेसबुक एंट्री मार पाया, जबकि मार्क ज़करबर्ग की वाइफ प्रिसिला शान खुद चाइनीज़ अमेरिकन है और मार्क ज़करबर्ग ने तो चाइनीज़ भी सीखी हुई है। पर ये बातों से भी वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को मना नहीं पाए। तो अब गूगल फेसबुक को समझ आ गया कि यार अगर हमको और ग्रोथ चाहिए तो हमको इंडिया आना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ है। तो वो दौड़े दौड़े इंडिया है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत ओपन है, तो इन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू करी, ग्रो होने लगे। पर फिर इनको समझ आया कि यार यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है। जो चीज़ें उन्होंने पहले अज्यूम कर रखी थी कि यार इंटरनेट सबके पास है, वो बेसिक चीज़ ही यहाँ पर मिसिंग है। और अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो इनकी सर्विस एक्सेस कहाँ से करेंगे और ये डेटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे। इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि यार ये हर क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखा नहीं पा रहे थे, क्योंकि और सारे कंट्रीज़ में तो उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया था और इंडिया में इंटरनेट था नहीं, तो वो मार्केट कैप्चर कर नहीं पाते। तो फिर उन्होंने अनोखे आइडिया सोचने लगे, जैसे फेसबुक का internet.org यानी फ्री बेसिक का आइडिया था, जिसमें फेसबुक अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कुछ सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू फ्री में प्रोवाइड करेंगे। पर इसमें फेसबुक को बहुत ज़्यादा नेगेटिव PR मिला, क्योंकि यार लोग बोलने लगे कि यार फिर इंटरनेट ओपन नहीं रहेगा, ये फेसबुक और उनके 5-6 पार्टनर्स ही अपने सर्विसेज दिखाएंगे, दूसरी कंपनीज इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो उनका ये जो फ्री बेसिक्स वाला प्लान था पूरा फ्लॉप हो गया। तो इसमें गूगल फेसबुक ने कई आइडिया सोचे कि यार प्लेन के थ्रू या सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट बीम करवाने का आइडिया, या हॉट एयर बलून के थ्रू इंटरनेट बीम करने का आइडिया, या गूगल ने ऐसे बोला कि यार रेलवे स्टेशन और कॉमन पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई देने का आइडिया। ये रेलवे स्टेशन वाला, पब्लिक प्लेस में फ्री इंटरनेट वाला आइडिया थोड़ा बहुत चला,
पर इसमें भी यार वो स्केल अप नहीं कर पाए, क्योंकि यार इसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स थी। पहली बात, तुम्हें इन पब्लिक प्लेसेस को जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो यार इंटरनेट की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, और पर पर्सन इंटरनेट भी बहुत कम मिलता है, तो तुम बहुत कम ही इंटरनेट यूज़ कर पाते हो। और हर दिन थोड़ी यार तुम रेलवे स्टेशन या पब्लिक प्लेस जाओगे इतना थोड़ा बहुत डेटा यूज़ करने के लिए। तो इसमें भी उनको वही रिजल्ट मिला, वो स्केल अप नहीं कर पाए। तो अब धीरे धीरे फेसबुक, गूगल इन सबको प्रॉब्लम आने लगी। हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सब ने तो बहुत डिफरेंट एरियाज में एक्सपैंड कर लिया था। गूगल ने भी थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर लिया था, तब भी उनका 80% रेवेन्यू एड से ही आता है। पर सबसे बुरी सिचुएशन फेसबुक की थी, क्योंकि यार उनका करीब 98% रेवेन्यू एड से आता है, और उनके खिलाफ कई डेटा प्राइवेसी के केस होने लगे, काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी मिलने लगी, काफ़ी प्रेशर पड़ने लगा यूएस गवर्नमेंट से। तो इसमें धीरे धीरे फेसबुक को काफ़ी दिक्कतें आने लगी, वो उस स्पीड में ग्रो नहीं कर पा रहा था जितना वो चाहता था। तो ये तो हो गया यार फेसबुक की बैक स्टोरी। पर यार अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा दबा दो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक वीडियो बनाऊँ टॉप 10 OTT यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, या टॉप 10 गेमिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, इस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। और इंस्टाग्राम में भी पक्का से फॉलो कर लेना, क्योंकि यार आजकल मैं हर दिन स्टार्टअप से रिलेटेड अलग स्टोरीज, वीडियोस, पोस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको अलग स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, और आपका पर्सपेक्टिव भी बिल्ड होता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो कर लो। अब थोड़ा जियो की साइड की स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। इनकी साइड ऑफ द स्टोरी और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 5C के बारे में पता चलेगा। तो यार जियो आपको पता ही है कि यार इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। मुकेश अंबानी ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके जियो को लॉन्च किया था 2016 में, और शुरुआत में उन्होंने कॉल्स और डेटा सब कुछ फ्री रखा था, ताकि यार वो जल्दी से मार्केट शेयर गेन कर पाए। अभी तक उन्होंने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं जियो टेलीकॉम नेटवर्क में, और अभी जियो के पास करीब 380 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है। पर इसके पीछे यार मुकेश अंबानी का विजनरी आइडिया आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार वो शुरुआत से ऑयल एंड पेट्रोलियम और रिलायंस रिटेल तो था ही। रिलायंस रिटेल इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, पर उनका जो रिलायंस इन्फोकॉम पहले जो चलाते थे वो भी काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी सस्ते इनके कॉलिंग रेट से काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर था। पर जब यार कंपनी का डिवीजन हुआ, उनको अपनी मम्मी की बात मान के रिलायंस इन्फोकॉम अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को देनी पड़ी। तो यार मम्मी की बात मानना ज़रूरी है, बिजनेस तो चलता रहेगा। पर धीरे धीरे जैसे वो अपना ऑयल पेट्रोलियम रिटेल का बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे, वो देख रहे थे कि यार दुनिया भर में टेक कंपनीज अलग लेवल पे स्केल अप कर रही हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो मुकेश अंबानी को समझ आ गया कि यार अगर उन्होंने इस फील्ड में एंट्री नहीं मारी तो वो इवेंचुअली डूब जाएंगे, वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तब उनको समझ आ गया था कि यार आगे जाके डेटा नया ऑयल बनने वाला है, और स्पेशली इंडिया में ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस नहीं करेंगे जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था, बल्कि सीधा मोबाइल से एक्सेस करेंगे। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत से डेटा फोकस्ड अपना टेलीकॉम नेटवर्क बनाया, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि उनको पता था कि यार ये जो उनका इन्वेस्टमेंट है ये इनको एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरी कंपनीज इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगी, और अगर उनका आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर वो काफ़ी सर्विसेज बिल्ड कर पाएंगे। तो ये प्लान तो उनका सक्सेसफुल हुआ। जियो टेलीकॉम नेटवर्क बहुत बढ़िया से लॉन्च हुआ। इंडिया में एक के बाद एक टेलीकॉम कंपनियां डूबने लगी, एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगी, और फाइनली 3 कंपनियां बची, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, जिसमें भी मार्केट लीडर जियो बन गया सिर्फ 3 साल के अंदर, और अभी तो यार प्रॉफिट भी कमाता है जियो। तो यार ये तो हो गई पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। पर यार इतना सब कुछ पाने के लिए मुकेश अंबानी ने काफ़ी कुछ खोया भी है। जो इतना सारा उन्होंने इन्वेस्ट किया ना, उसकी वजह से जियो पे काफ़ी ज़्यादा डेट बढ़ गया। तो 2019 के एंड में रिलायंस का 1.53 लाख करोड़ रुपीस का डेट था, और इसमें से करीब 40,000 करोड़ डेट तो जियो से ही था। इतना ज़्यादा डेट से ना यार कंपनी ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर सकती है। तो ये मुकेश अंबानी को बहुत अच्छे से पता था। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि यार वो अपना ऑयल एंड पेट्रोलियम बिजनेस थोड़ा बहुत सऊदी अरामको को बेचेंगे, और इससे उनको करीब $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और उनका प्लान था कि यार 2021 तक रिलायंस पूरा डेट फ्री हो जाएगा। पर जैसा कि आप जानते हैं कि यार ऑयल मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, जिसकी वजह से ये डील काफ़ी बार पोस्टपोन हो रही थी, और जियो पे प्रेशर बढ़ते ही जा रहा था। सिर्फ नेटवर्क के अलावा अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए रिलायंस ने और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था। टेक्नोलॉजी फील्ड अगर आप देखोगे, जियो ने AI, ML, क्लाउड, IoT, AR, VR, ब्लॉकचेन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया था। नेटवर्क का तो मैंने आपको बता ही दिया, होम ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज ब्रॉडबैंड सब में इन्वेस्ट किया था। और फिर वो अपनी सर्विसेज दूसरे फील्ड्स में एक्सपैंड करने के लिए कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए थे, कई स्टार्टअप्स को खरीदे हुए थे, जैसे कि हैप्टेक, कायोएस, एम्बाइब, हैथवे टीवी, डेन, रेवरी, ईजीगॉव, टेसरैक्ट इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने कंटेंट की साइड में एरोस, नेटवर्क 18 इन सब में इन्वेस्ट किया हुआ था। पर यार सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सारे ऐप्स जैसे जियो सिनेमा, जियो चैट, जियो गेम्स, जियो टीवी, जियो मैक्स, जियो सावन, इन सब में भी इन्वेस्ट किया था। पर ये सारे ऐप ज़्यादातर चल नहीं रहे थे। जियो सावन थोड़ा बहुत चल रहा है, पर मोस्ट ऑफ द ऐप्स अगर आप देखेंगे वो चल नहीं रहे थे। तो ये उनकी दूसरी प्रॉब्लम थी। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि
यार जियो एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा था, उनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, पर उनका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि यार वो टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी नहीं है। बाद में उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करी है। और आप दूसरे स्टार्टअप्स देखेंगे, चाहे वो गूगल हो, पेटीएम हो, ये शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है, तो उनके पास काफ़ी टेक एडवांटेज होता है। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए जियो को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था कि जो बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा हो, उनके पास बहुत पैसा हो, वो इन्वेस्ट कर पाए और वो टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग हो। और ये सारी सेम चीज़ फेसबुक के पास थी। अब फेसबुक जैसा कि आप जानते हैं दूसरी चीज़ों में एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ने तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड कर ही लिया था। गूगल ने भी थोड़ा बहुत हार्डवेयर पेमेंट्स में एक्सपैंड कर दिया था, पर फेसबुक कहीं भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। उल्टा जो उनका एड रेवेन्यू वाला स्पेस था उसमें सारी कंपनीज एंट्री मार रही थी, और यहाँ पर जब वो पेमेंट स्पेस में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट्सएप पेमेंट्स उनका अप्रूव नहीं हो रहा था, और ऊपर से व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ फैली जा रही थी। तो इवेंचुअली कुछ महीनों पहले व्हाट्सएप पेमेंट्स अप्रूव हुआ, और फिर फेसबुक को लगने लगा कि भैया अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, मुझे एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत है जिनका ऑफलाइन रीच बहुत ज़्यादा है, जो एग्जीक्यूट काफ़ी अच्छे से करते हैं और जो हमारे स्केल पे काम करते हैं। और यहीं पर उनको जियो मिला, और ये मैच मेड इन हेवन हुआ। तो इंडिया की मार्केट इंपॉर्टेंस देखते हुए फेसबुक ने थोड़े बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे मीशो, अनअकैडमी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, पर उनको अब समझ आ गया कि एक सीरियस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया। अब अगर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें दोनों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट्स होने वाले हैं। पहली बात, जियो का ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। उन्होंने जो वीडियो में बोला है कि यार वो जियो मार्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसके पीछे उन्होंने काफ़ी टेस्टिंग करी हुई है। उन्होंने जियो POS यानी पॉइंट ऑफ सेलिंग और जियो GST लॉन्च किया हुआ है, जिससे डिजिटल बिलिंग हो सकती है। जियो मार्ट में वो कई सारे ऑफलाइन किराना स्टोर्स को अपने प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यार अभी तक अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर्स को देखोगे, वो सीधा ऑफलाइन रिटेलर्स को डिसरप्ट कर रहे थे, इसलिए ऑफलाइन रिटेलर्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। ऑफलाइन रिटेलर्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफ़ी केसेस हो रहे थे, और इसके लिए गवर्नमेंट को फिर बीच में आकर रेस्ट्रिक्शंस डालने पड़ते हैं। पर जियो ने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार हम ऑफलाइन रिटेलर्स को भी अपने साथ लेके आएंगे, हम भी ग्रो करेंगे, ऑफलाइन रिटेलर्स भी ग्रो करेंगे, तो सबका फायदा होगा। और इसीलिए ये बिजनेस मॉडल इतना खास है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका जियो मार्ट से ये है कि यार रिलायंस के रिटेल स्टोर्स और जियो के कई सारे स्टोर्स तो ऑलरेडी है, तो वो ये किराना स्टोर्स के लिए एक वेयरहाउस या सप्लाई पॉइंट बनने वाला है, और फिर कस्टमर्स डायरेक्टली अपने फ़ोन से ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, और ये जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं जो उस कस्टमर्स के घर के सबसे पास हैं, वो डायरेक्टली उनको ये प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि ये ऑफलाइन स्टोर्स उनके घर के पास हैं, तो वो जो नॉर्मल ई-कॉमर्स स्टोर हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उनसे काफ़ी जल्दी डिलीवर कर लेंगे। और ऑफलाइन रिटेलर्स का ये फायदा है कि यार उनका मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा और वो काफ़ी कमाएंगे। पर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो फेसबुक प्रोवाइड करने वाला है वो है व्हाट्सएप। अब फेसबुक को करीब इंडिया में 328 मिलियन लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप को करीब 400 मिलियन लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, और दोनों चीज़ों में इंडिया मार्केट लीडर है। मतलब सबसे ज़्यादा यूजर्स फेसबुक और व्हाट्सएप के इंडिया में ही हैं। तो व्हाट्सएप तो यार सबको चलाना आता ही है। तो अब जब व्हाट्सएप पेमेंट्स इंटीग्रेट हो जाएगा, बहुत ईजिली कस्टमर्स व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स भी प्लेस कर पाएंगे और व्हाट्सएप के थ्रू पे भी कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा लर्निंग कर्व नहीं होगा, और ये तो यार शुरुआत है। धीरे धीरे रिटेलर्स को क्रेडिट्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है, कस्टमर्स को लोन्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे एक्चुअली फेसबुक बल्क ऑफ द रेवेन्यू कमाएगा। और जैसे कि आपको पता है इंडिया में अभी सिर्फ 560 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, तो ये नंबर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मोस्टली इनको जियो ही इंटरनेट एक्सेस दे रहा है। इन लोगों के डेटा का एक्सेस भी फेसबुक को मिलेगा ही, और फेसबुक अपने व्हाट्सएप सर्विसेज इन लोगों को भी एक्सपैंड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, उनका ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, नए डिजिटल सर्विसेज वो व्हाट्सएप के ऊपर बिल्ड करते रहेंगे, और ऑफलाइन एग्जीक्यूशन के लिए तो रिलायंस है ही। तो ये तो सिर्फ जियो मार्ट का एग्जाम्पल है। ये सेम चीज़ दूसरी चीज़ों में भी किया जा सकता है, जो मैं 5 C's बता रहा था। पहला होगा कनेक्टिविटी, जो कि ब्रॉडबैंड, जो मैंने डिस्कस कर लिया है। दूसरा होगा कम्युनिटी, जो कि है मैसेजिंग एंड कॉल्स, वो व्हाट्सएप में भी है, जियो में भी है। तीसरा होगा कंटेंट, जिसमें आएगा न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, गेम्स। चौथा होगा कॉमर्स, जो कि फिजिकल और डिजिटल कॉमर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। पांचवा होगा करेंसी, जो कि होगा वॉलेट्स, जिसके थ्रू पेमेंट्स होगी, चाहे वो व्हाट्सएप पेमेंट्स हो या जियो मनी हो। और छठा होगा कैपिटल, जिससे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएंगे, जियो पेमेंट्स बैंक है ही। तो ये पूरा वो इकोसिस्टम बना रहे, एक सुपर ऐप टाइप का बनाया जाएगा, जिसमें एक ऐप में आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, आपको दूसरे ऐप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा वीचैट ने चाइना में किया ही हुआ है, पेटीएम ने थोड़ा बहुत किया हुआ है, पर उन्होंने इतना ज़्यादा और इफेक्टिव इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है। और गोजेक ने साउथ ईस्ट एशिया में किया हुआ है, इंडिया में भी करने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे लग रहा है फेसबुक और जियो ना पूरा गेम बदलने वाले हैं। तो ये तो यार अभी बिल्कुल शुरुआत है। वो जो 60 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करने की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब देखते जाओ जियो और फेसबुक मिलकर क्या आतंक मचाते हैं इंडिया में। और इससे यार जो दूसरे स्टार्टअप्स है, स्पेशली ई कॉमर्स और पेमेंट्स, क्योंकि शुरुआत में उनका इन्हीं 2 सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है, उन स्टार्टअप्स और कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, चाहे वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या पेटीएम हो।
अब देखना पड़ेगा कि ये स्टार्टअप्स और कंपनीज क्या इनोवेशन लेके आते हैं, क्योंकि यार मोटा भाई अंबानी तो यार अलग लेवल का गेम खेल रहे हैं। ये तो सिर्फ फेसबुक वाली पार्टनरशिप है, तो उन्होंने पिछले साल तो यार माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी पार्टनरशिप करी थी, जिससे कि यार वो उनका एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म इंडिया में लेके आएंगे और उससे बहुत कम कॉस्ट में इंडियंस अपना स्टार्टअप्स खोल पाएंगे। तो फेसबुक के साथ मिलकर वो कंज्यूमर रेवोल्यूशन लेके आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वो बिजनेस रेवोल्यूशन लेके आएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यार इंडिया आगे जाके सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है और मोटा भाई अंबानी ने बोला कि यार बाहर ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडिया का हर एक सेगमेंट अगर आप कैप्चर कर लो ना, आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाओगे। अब देखते हैं कि यार ये डील कितना सक्सेसफुल होता है, कितना जो उनका गोल्स और एम्स है वो अचीव कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि यार जियो, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कितनी बड़ी कंपनी बन पाएगी और क्या क्या रेवोल्यूशन लेके आ पाएगी? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी जियो फेसबुक के पार्टनरशिप के ऊपर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।